नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के नोटबंदी वाले फैसले को बरकरार रखा और सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की नोटबंदी को चुनौती देने वाली 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। जस्टिस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4:1 के बहुमत से, यानी कि 1 के मुकाबले 4 के बहुमत से नोटबंदी के पक्ष में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। आठ नवंबर 2016 जब देश में नोटबंदी का फैसला लिया गया। 8 नवंबर को रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट को देश में बैन कर दिया गया। नोटबंदी को जब लागू किया गया था तो बार बार इस फैसले पर सवाल उठाए गए। ऐसी अफवाह फैलाई गई कि इससे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, देश कई दशक पीछे चला जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को बड़ी राहत दी है। राजनीतिक रूप से काफी चर्चा में रहे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। पीठ ने बहुमत से माना है कि नोटबंदी का उद्देश्य ठीक था। नोटबंदी को लेकर निर्णय प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं मिली। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने माना कि नोटबंदी का फैसला सही था। निर्णय लेने की प्रक्रिया या उद्देश्य में कोई गलती नहीं थी। नोटबंदी के बाद देश ने कोरोना जैसे संकट का सामना किया। इस दौर में भी भारत दुनिया के सामने डटा रहा और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाली बन चुकी है। ऐसे में नोटबंदी पर जिसने भी सवाल खड़े किए, पीएम मोदी के फैसले को गलत बताया, उसे आज सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया है। उन्हें विवाद है इस फैसले के मुताल्लिक। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वो विवाद खत्म होना चाहिए। इस विवाद को अगर विपक्ष आगे बढ़ाना चाहता है तो पॉलिटिकल तौर पर वो आगे बढ़ा सकता है। ये ऑपोजिशन पार्टीज के विवेक के ऊपर है। मगर आपने जो मुझसे सवाल किया कि कानूनी जो बहस थी इसके मुताल्लिक, आज वो खत्म हो गई है, अनलेस कोई क्यूरेटिव पिटीशन डले या रिव्यू पिटीशन डले। नोटबंदी के फैसले को गलत साबित करने के लिए विपक्ष ने हर वो पैंतरा आजमाया जिससे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके, और नोटबंदी के फैसले के खिलाफ 58 याचिकाएं दाखिल करा दी गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया जो सरकार के पक्ष में था। दिल्ली की सत्ता के गलियारे की सत्ता के दलालों की नाकेबंदी हुई, लूटलाबी में तालाबंदी हुई, उससे तमाम चारों तरफ बौखलाहट का माहौल दिखाई पड़ा। लोगों ने कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की, हाहाकार पैदा करने की कोशिश की, हंगामा पैदा करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है, उसी के बाद जो है विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, और इस डिमोनेटाइजेशन के मोदी जी के फैसले पर जनता की अदालत उस पर पुख्ता मुहर लगाती है। और आज जो है वो भारत की सबसे बड़ी अदालत ने लिया, इसे सत्यमेव जयते। देखिए, कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले को गलत सिद्ध करेगा, पर मुझे तो उम्मीद थी कि नोटबंदी के फैसले को सही ठहराएगा। और मैं विपक्ष से भी अब कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के हर एक फैसले का विरोध ना करें, सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें। थोड़ा उन्हें भी सोचना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। नोटबंदी का खास मकसद काले धन पर लगाम लगाना था, आतंकियों नक्सलियों की कमर तोड़ना था, नकली नोटों को खत्म करना था और देश को कैशलेस बनाना था, जिसके लिए सरकार ने पूरी कोशिश की। और उसी का असर है कि भारत में डिजिटल क्रांति आई। छोटे छोटे व्यापारी भी ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ते गए, जिसका नतीजा ये कि अमेरिका, चीन और जर्मनी समेत कई विकसित देशों से डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत आगे है और हमारी तरक्की के आगे बड़े बड़े देश पीछे छूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कह दिया कि नोटबंदी गलत नहीं और जो कानूनी बहस वो आज खत्म हो जाती है। तो नोटबंदी के फायदे क्या क्या, अब वो भी जान लेने की जरूरत है, क्योंकि नोटबंदी से पहले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से बीजेपी ने इन सभी पॉइंट्स को एक एक कर गिनाया है। काले धन को खत्म करना, ये सबसे पहले वजह बताई गई थी। नोटबंदी के पीछे देश को कैशलेस बनाना है, वहीं डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना, नकली नोटों को खत्म करना, आतंकियों की कमर तोड़ना और नक्सलियों की फंडिंग पर रोक लगाना,
ये वो वजहें हैं जो पहले गिनाई गई थी और ये फायदे भी गिनाए जा रहे हैं बीजेपी सरकार की ओर से कि नोटबंदी की वजह से सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि नक्सलियों की फंडिंग रुकी, आतंकियों की कमर टूटी, आर्थिक जो तंत्र उनके साथ मजबूत था वो चोट पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से आतंकियों को नुकसान हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को डिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। 2-3 बातें बड़े विश्वास के साथ कही जा सकती हैं। पहला कि दिस होल एक्सरसाइज वाज डन for a valid cause, namely removing fake currency, containing terror funding, black marketing, etc. कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे, आपको मालूम है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। The BJP was very firm in espousing the great commitment of Shri Narendra Modi ji that this is designed to subserve the interests of the poor, and secondly to bring in cleanliness in our economy. यूपी में कल से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होनी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में होने वाली इस यात्रा में शामिल होने के लिए कई विपक्षी दलों के नेताओं को भी न्योता मिला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का मन भी अब इस यात्रा को लेकर बदलता नजर आ रहा है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने इस यात्रा के लिए निमंत्रण न मिलने की बात कही थी और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस की विचारधारा को एक समान बता दिया था। हालांकि अब उनका हृदय परिवर्तित होता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने खुद ही ये चिट्ठी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी किया। अपनी चिट्ठी के जरिए अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी हैं और इसी के साथ उन्हें यात्रा में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद भी कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, उनसे जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोगों ने सरकार की इमेज को बचाने के लिए सालों बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की थी, सरकार के फैसले को सही ठहराने के लिए। क्योंकि संविधान में व्यवस्था है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करती है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि नीति आयोग का नोटबंदी पे क्या कहना था, पूर्व गवर्नर रघु राजन का नोटबंदी पे क्या कहना था, और जो नोटबंदी के फायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाए थे, बताए थे, वो आखिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को राजशाही की तरह चलाना चाहती है, अपने फैसलों को जनता पे थोपना चाहती है। तो फिलहाल हसन साहब की ये प्रतिक्रिया आप नोटबंदी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सुन रहे थे। और अब बात कर लेते हैं एक बार फिर यूपी में कल से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। कल प्रवेश करने वाली है यात्रा यूपी में। बीजेपी ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी के रहते उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। प्रवेश कहाँ करेगी, वो तो बॉर्डर को टच करते हुए ही उत्तर प्रदेश से निकलेगी, क्योंकि वहां पे उनको भीड़ मिलने वाली नहीं है। उनको सहयोगी दल लो, जिनको वो सहयोगी थे, सबने नकार दिया है उनको। तो इनके लिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आईवास है और लोगों को दिखाना कि हम भी जिंदा हैं राजनीतिक दल के नाते,
और माँ के सपने को पूरा करना है। माँ को प्रधानमंत्री बनाने की जिद बनी हुई है, देश नकार रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी थे, तब देखा आपने उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पे, उनके पिताजी समय राम भक्तों पे गोलियां चलाई गई थी, और मौका मिलता तो और चलाते। तो ये लोगों के अपना प्रैक्टिकल सब जनता को मालूम पड़ गया है, लेकिन आईवास करने के लिए मीडिया वाले भी उनसे पूछते रहते हैं प्रधानमंत्री कौन होगा, तो उनको मन में उत्साह होता है कि भाई जब पूर्व में देखें तो घटना घटी है ऐसी, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता था। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के मन में जगह बना ली है, और जनता उनके बाद में किसी को भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। सरकार जो है वो जनादेश की, स्पष्ट जनादेश की बनेगी, जुगाड़ की नहीं बनेगी। और जो ये सोच रहे हैं कि साहब संविदा पे प्रधानमंत्री चलेगा, रोटेशन वाला प्रधानमंत्री चलेगा, अब रोटेशन वाला न प्रधानमंत्री चलेगा न प्रमोशन वाला नेता चलेगा। अब जो है वो जो परिश्रम और परिश्रम के परिणाम देने वाला ही व्यक्ति इस देश पर राज करेगा और इस देश के नेतृत्व और देश के लोगों का जनादेश और जन समर्थन हासिल करेगा। कुछ लोगों को आपने बुला लिया, कुछ अलग अलग फील्ड के लोगों को बुला लिया अपने कार्यक्रम में, लेकिन जमीन की हकीकत क्या है? देखिए, जुगाड़ से ये सब चीजें नहीं होती। अब ये यात्रा शुद्ध रूप से जुगाड़ की यात्रा बन गई है कि जुगाड़ करते रहो और हम यात्रा में दिखाते रहे कि हमारे साथ ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। तो बिना कार्यक्रम और बिना नीतियों के ये नगाड़ा है और कुछ नहीं। वहीं मायावती ने भी भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं भेजी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं, और राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए जो चिट्ठी लिखी गई उसके लिए कांग्रेस का धन्यवाद। ये ट्वीट मायावती का बीएसपी अध्यक्ष, जिन्होंने राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने के लिए लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका धन्यवाद अदा किया है। यानी कि निमंत्रण बीएसपी को भी, मायावती को भी कांग्रेस की ओर से मिला है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, जिसके लिए उन्होंने धन्यवाद कहा और साथ ही शुभकामनाएं भी उन्होंने राहुल गांधी को दी है। भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी यानी कि कल से यूपी में प्रवेश कर रही है। कन्याकुमारी से शुरुआत हुई यात्रा की 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। यात्रा को हजारों किलोमीटर की दूरी तय की है राहुल गांधी ने पैदल, और उनके साथ अलग अलग राज्यों में विपक्ष के नेता भी उनकी इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक विचारधारा वाली यात्रा है, जनचेतना, जन सरोकार, लोगों से जुड़ने वाली यात्रा है। और चलिए बात यूपी बीजेपी की कर लेते हैं। नए साल में यूपी बीजेपी नई टीम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है और इसके लिए मंथन भी हो रहा है। आज लखनऊ बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक हो रही है। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह के साथ ही पार्टी पदाधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा बन रहे हैं। बैठक में आगामी कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा है। वहीं निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण पर भी चर्चा। खाली पदों के लिए 40 लोगों के नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है और आज से लखनऊ में 2 दिनों तक पार्टी की प्रदेश इकाई की बैठकें चल रही हैं, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष मौजूद हैं। नए साल पर बीजेपी 2024 को लेकर भी अपनी रणनीति अब और पैनी करनी शुरू कर चुकी है और इसके लिए राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।